खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 30 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है मास मीडिया की अहमियत। यहाँ पर हमें मास मीडिया की अहमियत बताई गई है, समझाया गया है कि मास मीडिया हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। मास मीडिया में वो ज़राए शामिल हैं जो भीड़ को, मजमे को या आवाम के बहुत बड़े तबके को मुतासिर करते हैं। इसके अंदर हमारे अखबारात शामिल हैं, टीवी, रेडियो शामिल है, हमारा मोबाइल के ऊपर जो मिलने वाली न्यूज़ वगैरह है, मोबाइल हमारा इसमें शामिल है और भी कई ज़राए हैं, स्टेज वगैरह, जिसके ज़रिए मास मीडिया हम तक पहुँचता है। और फिर हम मास मीडिया के हवाले से यहाँ पर सबक के अंदर और मालूमात हासिल करेंगे, मुताला करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तारुफ आपका मास मीडिया से कराया जा रहा है। मास का मतलब होता है मजमा या लोगों की भीड़, बहुत सारे लोगों का जमा होना, और मीडिया यानी होता है ज़राए। तो भीड़ को किसी ज़रिए के ज़रिए मुखातिब करना या भीड़ के सामने जाकर और उनको अपनी बात उन तक पहुंचाना, ये मास मीडिया का काम होता है। कम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं, तरसील इसको कह सकते हैं, लोगों से जुड़ना, लोगों को एक जगह की खबरें दूसरी जगह तक, लोगों तक पहुंचाना। मास मीडिया दो लफ्जों मास और मीडिया से मिलकर बना है। मास के माने हैं अवाम, बहुत से लोग, मजमा, और मीडिया जराए को कहते हैं। अब इसमें जराए वो कि जिससे लोग आपस में जुड़े, जो लोगों को आपस में जोड़े, वो जरिए, यहां पर जरिए की जमा जराए दिया गया है। जराए वो हैं जिनके तवस्सुत से अवाम राब्ता कायम किया जा सकता है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े। अब वो अखबार भी हो सकते हैं, वो टेलीविजन भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो इंटरनेट भी हो सकता है, वो रेडियो भी हो सकता है। तो हर वो शे जो राब्ता कायम कर रही है, लोगों की दूरियां कम कर रही है, लोगों को आपस में जोड़ रही है, एक तरह की खबरें दूसरी तरफ पहुंचा रही है, वो सारे के सारे मीडिया के अंदर आते हैं। और वो मास मीडिया जो बहुत बड़ी आवाम को, बहुत बड़े हिस्से को मुतासिर करे, बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़े, वो फिर मास मीडिया हो जाता है। मास यानी भीड़ और जमा के नाम के आपको याद रखने हैं। मास मीडिया में कम्युनिकेशन यानी तरसील की बुनियादी अहमियत है। कम्युनिकेशन यानी तरसील, यानी जुड़ाव, कनेक्ट करना, लोगों को आपस में जोड़ना, यही काम मास मीडिया करता है। मैंने अभी आपको बताया, खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यहाँ की खबरों को हमसे दूर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना। और दूर बैठे हुए कोई हादसा होता है किसी अलग शहर के अंदर, किसी अलग मुल्क के अंदर कोई हादसा होता है, तो उस हादसा की खबरें या कुछ खास चीज होती है, उसकी खबरें हमारे तक, यहाँ बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना, ये मास मीडिया का काम होता है। कोई बात जो कही जाए वो दूसरों की समझ में भी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन में अपनी बात को बेहतर अंदाज में बयान करने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशन मतलब तरासील करना, और तरसील के अंदर क्या है? तरसील में है अपनी बात को सामने वाले शख्स तक पहुंचाना। अब सिर्फ पहुंचाना काम नहीं है, सामने वाला शख्स बात को समझना भी चाहिए। हमने किसी को कोई पैगाम दिया, अब पैगाम दिया तो हम समझते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, कि हमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया। हमें यह भी पता करना है कि सामने वाले शख्स तक हमारा पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमारे पैगाम का उसके ऊपर क्या असर हुआ, यह भी हमें पता होना चाहिए, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन है, हम कम्युनिकेशन के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है मैसेज यानी पैगाम, जो बीच के अंदर होता है। उससे पहला होता है एक पैगाम देने वाला, और दूसरा होता है पैगाम लेने वाला, और बीच के अंदर हमारा पैगाम होता है। तो इन तीन जुज से मिलकर हमारा कम्युनिकेशन या तरसील मुकम्मल होती है। मास मीडिया इस जरिए को कहते हैं जिससे एक ही वक्त में लगातार बहुत से लोगों तक अपनी बात, ख्यालात, पैगामात, एहसासात, जज्बात या मालूमात भेजी जाती है। वो कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, जब हम किसी एक लोग से, आदमी से जुड़ते हैं, एक शख्स से जुड़ रहे हैं, तो फिर वो हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ मीडिया हो गया। लेकिन जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोगों की भीड़ हमारी खबरें देख रही है, तो फिर वो मास मीडिया हो जाता है। टेलीविजन के ऊपर जो न्यूज चैनल आते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए लोग उस न्यूज चैनल को देखते हैं। न्यूज देने वाला एक चैनल है, लेकिन देख रहे हैं उसको हजारों लाखों लोग। तो लाखों लोगों को मजमुए के सामने खड़ा हो गया वो चैनल। तो ये मास मीडिया का रोल है, मास मीडिया का काम है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ अपनी बात, ख्याल या पैगाम वगैरह को भेजना नहीं, बल्कि उसको पहुंचना, मौसूल होना और समझ में आना भी जरूरी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने कोई पैगाम भेजा, अब सामने वाले तक वो पैगाम पहुंचा ही नहीं,
हम समझ रहे हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमने पैगाम भेज दिया, अब हमें कुछ नहीं करना। नहीं, कम्युनिकेशन के अंदर आपको पैगाम भेजने के बाद ये मालूम भी करना है कि पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद पैगाम सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया। आपका पैगाम दिया और वो सामने वाला आपके पैगाम की जुबान समझता ही नहीं है, वो पैगाम आपका देख ही नहीं पाया, मैसेज आपका देख ही नहीं पाया, तो फिर आपके पैगाम को देना कोई फायदा नहीं देगा, वो पैगाम देना आपका बेकार साबित हो रहा है। जहां बात पहुंच ना सके वहां तरसील नहीं होगी, और जब तरसील नहीं होगी तो भेजना बेकार है। यानी तरसील और कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ भेजने वाला यानी सेंडर, जिसको मुरसिल भी कहते हैं, मुरसिल ही नहीं वसूल करने वाला जो मुरसिल आलिया कहलाता है वो भी जरूरी है। पैगाम भेजने के लिए पैगाम भेजने वाला तो जरूरी है ही, उसकी तो अपनी अहमियत है ही, साथ में पैगाम रिसीव करने वाले की, पैगाम हासिल करने वाला जो मुरसिल इलाह कहलाता है, पैगाम देने वाला मुरसिल कहलाएगा और जिसको पैगाम हासिल हो रहा है वो मुरसिल इलाह होगा, और बीच में इनके पैगाम होगा, सिलसिला होगा। तो जब पैगाम वो हासिल कर रहा है तो हमें ये पता करने की ज़रूरत भी होती है कि पैगाम वो समझ पाया है नहीं पाया, पैगाम उस तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, या पैगाम को बीच में ही वो पैगाम ख़राब तो नहीं हो गया है या गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें शामिल नहीं हो गई हों। इसलिए आमतौर पर तरसील के 3 बुनियादी अज्जा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तरसील यानी कम्युनिकेशन, इसको बार बार आएगा ये लफ्ज़ तो आप ध्यान रखें, तरसील मतलब कम्युनिकेशन यानी जुड़ाव। तो अब तरसील के यानी कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी जुज बताए गए हैं, जुज यानी हिस्से, 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला तो पैगाम देने वाला मुरसिल, दूसरा है पैगाम, और तीसरा है पैगाम लेने वाला रिसीवर मुरसिल इलैह, मुरसिल अलैह। तो सेंडर, मैसेज और रिसीवर, इन तीनों को एक लड़ी में पिरोना और मिलाना ही मीडिया यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जब ये तीनों एक मिल जाएंगे, पैगाम हासिल करने वाला पैगाम हासिल कर लेगा, पैगाम अपनी सही जगह तक पहुंच जाएगा, और भेजने वाला जो है उसको भी इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा पैगाम पहुंच गया। जब तीनों मुतमईन हो जाएंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर वो तरसील हो जाएगी, फिर वो जुड़ाव हो जाएगा। इसी तरह तरसील एक मुश्तरका अमल है जो ऊपर दी गई तीनों बुनियादी चीजों के मिलने से वजूद में आता है। यह अपने मुकम्मल मानी में दरअसल मुतासिर करने और मुतासिर होने का अमल है। कम्युनिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? मुतासिर करने के लिए, और सामने वाले पर असर हुआ तो इसका मतलब यह है वो मुतासिर हुआ। अब मुतासिर हुआ है तो फिर वो रिएक्शन देगा, वो बताएगा कि हाँ मुझे आपका पैगाम मिल गया और आपके पैगाम में ये चीजें मौजूद हैं। तो पैगाम भेजना यानी कम्युनिकेशन क्या है? मुतासिर करने और मुतासिर होने का अमल है। आपको याद रखना है, तरसील ऐसा अमल है जिसमें लोगों को मुतासिर किया जाता है और लोग मुतासिर होते हैं। दोनों चीजों का आपको याद रखना है, मुतासिर करना और मुतासिर होना, दोनों चीजें साथ में होती हैं, और दोनों साथ में होती हैं तो फिर वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी पैगाम सही जगह पर ऊपर पहुंच गया है और पैगाम अपना असर कर रहा है। जब असर करेगा, उसके असर में आएगा तभी मुतासिर होगा। मुतासिर का मतलब है कि असर में आ गया, उसका असर उसके ऊपर हो गया तो फिर वो मुतासिर होगा। तरसील के कई जरिए हैं, उनमें लफ्ज, तस्वीर, अदायगी यानी एक्शन वगैरह बिल्कुल सामने वाली, ये सामने की चीजें दिखाई देती हैं। अब कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, राब्ता कैसे कायम करते हैं? या तो हम सीधे जुबान से काम कायम कर लें, बोल लें, या फिर अपना वीडियो बनाकर आप तक भेज दें कि ये हमारा पैगाम है, ये हमारा मैसेज है, ये हमारा सबक है, ये आपको पढ़ना है। एक ये राब्ता कायम करने का तरीका हो गया। दूसरा, हम फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए राब्ता कायम कर लें, या फिर हम जो है एक्टिंग करके दिखाएं, चीजों को एक्शन करके दिखाएं। ये एक्शन यहां पर अदायगी, एक्टिंग की बात हो रही है कि कोई बात तक आप तक पहुंचानी है, कोई चीज आपको समझानी है, तो उसका एक एक्टिंग करके हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो आप तक सेंड कर दिया, आप तक भेज दिया गया। तो ये राब्ता कायम करने के बराह रास्त तरीके हैं, सीधे तरीके हैं, बिल्कुल सामने की चीजें हैं। इससे आपके पास सीधा राब्ता कायम हो जाता है। या तो आपसे सीधे बोलें, या तस्वीर दिखा दें, आपको चेहरा दिखा के बात कर लें, और या फिर हम एक्टिंग करके आपको समझा दें। तो ये राब्ता कायम इस तरह से किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ जरियों से अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लोगों को मुतासिर करते हैं और ख़ुद भी मुतासिर होते हैं। तरसील सिर्फ लफ्ज़ों और तस्वीरों तक ही महदूद नहीं, उसकी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब तरसील का मतलब फिर वही कम्युनिकेशन में अभी आपको बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। सिर्फ
एक्टिंग से, लफ्जों से, तस्वीर से नहीं होती, उनसे होती है, लेकिन सिर्फ वही जरिए नहीं है, और भी जरिए हैं, और भी तरीके हैं। और कौन कौन से तरीके हैं, अब यहां पर मिसाल दी गई है कुछ। मसलन आप किसी छोटे बच्चे के सामने झुनझुना बजाते हैं, बच्चा मुस्कुराता है, आपके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इस तरह आप और बच्चा एक दूसरे को मुतासिर करते हैं और मुतासिर होते हैं। आपके और बच्चे के दरमियान जज्बात की तरसील हो जाती है। आपने किसी बच्चे की तरफ इशारा किया, आपका इशारा देखकर या कोई खिलौना देखकर बच्चे ने आपकी तरफ देखा, मुतवज्जो हुआ, आपने देखकर बच्चे की तरफ मुस्कुराया, तो बच्चा भी आपको देख के मुस्कुरा दिया। तो ये क्या हुआ, जज्बातों का आना जाना हो गया। आपके जज्बात ट्रांसफर हो रहे हैं, बच्चे के जज्बात आप तक आ रहे हैं और आपके जज्बात बच्चे तक पहुंच रहे हैं। आपकी सोच, आपकी फिक्र बच्चे तक पहुंच रही है। बच्चा समझ रहा है कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जज्बात की तरसील हो गई, जज्बात का ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है क्लासरूम का। क्लासरूम में तालिब इल्म उस्ताद के सामने एक उंगली से इशारा करता है। उस्ताद जानता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो गर्दन हिलाकर जाने की इजाजत देता है। गोया इशारा भी तरसील है। यहाँ पर इशारों से भी जो समझ है, जो कहना चाहते हैं, वो यहाँ पर इशारा हो गया। क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चे ने इशारा करा उंगली दिखा के टीचर को, टीचर समझ गया, ओके, इशारे में गर्दन हिला दी कि ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, बच्चे ने इशारा करा और टीचर उसका इशारा समझ गया और उसको इशारे के अंदर ही जाने का इशारा कर दिया। तो जब इशारों से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ लफ्ज, तस्वीर, एक्टिंग ही कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। कम्युनिकेशन इशारों और नजारों और कुनायों से भी हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है टेलीविजन। टेलीकास्टर, रेडियो, ब्रॉडकास्टर ट्रांसमीटर के जरिए बात आप तक पहुंचाता है। आप इस बात को सुनते और देखते हैं, यह भी तरसील है। टीवी के जरिए, टेलीविजन के जरिए। अब टेलीविजन के जरिए आप कहेंगे कि हम तो सिर्फ देखते हैं, हम अपनी बात कहां कह रहे हैं, हमारा इशारा कहां जा रहा है। तो आप टेलीविजन को देख के आप देख लीजिए कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजें खरीद लेते हैं। टेलीविजन में किसी चीज का एड आया, आपको वो चीज पसंद आई और आपने वो चीज जाकर खरीद ली। ये कम्युनिकेशन हो गया। आपका खरीदने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हाँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। कोलगेट का नया पेस्ट आया, अब आपको पेस्ट की जरूरत है। आप सुबह जाते हैं पेस्ट खरीदने के लिए और देखते हैं आपको कुछ पेस्ट नजर आते हैं। आपके जहन में वो पेस्ट चलेगा जिसका एड आपने अपने टेलीविजन में देखा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। कई तरह के एड, कई तरह के यहाँ पर पेस्ट आपको दिखाए जाते हैं। कोई एक आपको याद रह गया, आपने दुकान पे जाके कहेंगे कि भाई फला कंपनी का मुझे पेस्ट दे दो। अब उस कंपनी का नाम आपको कहां से पता चला? या तो आपने कहीं टेलीविजन पे उसका एड देखा है, या किसी अखबार में देखा है, किसी रेडियो में सुना है, किसी मोबाइल के ऊपर उसकी पिक्चर देखी है। ये कम्युनिकेशन है कि वहां से पैगाम आ गया, लेकिन अब उसका असर हाथों हाथ नहीं आ रहा। आप हाथों हाथ जवाब नहीं दे रहे कि हाँ भाई हमें पैगाम आ गया, हमें आपका मैसेज मिल गया, आपका पेस्ट अच्छा है, आपकी चाय अच्छी है, आपका जो है तेल अच्छा है। जिस भी चीज का आपने ऐड देखा, इसका मतलब यह है कि वो आपके जहन के अंदर जाकर बैठ गया है। अब वो कब काम करेगा? जब आप बाहर खरीदारी करने जाएंगे, फिर पता चलेगा कि वो कम्युनिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, तरसील हुआ है या नहीं हुआ है। आपने जैसे ही एक खास ब्रांड का तेल खरीदा, तो तेल खरीदते ही आपको समझ में आ गया कि आपने टीवी में वो ऐड देखा था कि उस तेल से बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, बाल बहुत नर्म रहते हैं, मुलायम रहते हैं, वो तेल बहुत अच्छा है बालों के लिए, तो अब तो मैं वही तेल खरीदूंगा। और जाकर आपने वही तेल खरीद लिया। तो ये आप जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, मुझे आपकी बात, आपका एड समझ में आ गया था, मैं कम्युनिकेशन मेरा मुकम्मल हो गया, मैं कनेक्ट कर गया हूं, जुड़ गया हूं आपसे, उस एड से आप जुड़ गए हैं। तो टेलीविजन, रेडियो, ट्रांसमीटर या फिर कोई और ऑनलाइन पैगाम आपको मिलता है, मोबाइल के अंदर कोई मैसेज वगैरह मिलते हैं, मोबाइल में ऐड आते हैं, फोन के जरिए मोबाइल में ऐड आते हैं। तो ये ऐड जो हैं, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, ये भी, और जो बाजार में आप इश्तेहारात लगे हुए देखते हैं, वो भी सारे के सारे कम्युनिकेशन के जरिए हैं, तरसील के वो सब जरिए हैं। तो आपको समझ लेना है कि किस तरह से तरसील होती है। मास मीडिया यानी बड़े पैमाने पर अवाम से राब्ता कोई नई बात नहीं है। उसकी ज़रूरत कमोबेश तारीख के हर दौर में रही है, अलबत्ता उसकी शक्लें बदलती रही हैं। अगर पुराने ज़माने में शाही ऐलानात के लिए ढोल बजाने का इस्तेमाल होता था, तो आज के तरक्की याफ्ता दौर में नई तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। पहले कोई बात कहीं तक पहुँचानी होती थी
तो जो ढोल बजाने वाले होते हैं, पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, वो किसी जगह पर खड़े होते थे, जोर जोर से नक्कारे बजाते थे, ढोल बजाते थे। इससे लोग आकर खड़े हो जाते थे कि भाई क्यों ढोल बजा रहे हो। फिर उसके बाद वो ऐलान कर दिया करते थे कि बादशाह की तरफ से फलां फलां का हुक्म हुआ है, ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको नहीं करनी, ये टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है, ये टैक्स आपका हटा लिया गया है। तो वो जो पैगाम बादशाह के हैं, वो पैगामात ढोल के जरिए आवाम तक पहुंचा दिए जाते थे। फिर बाद में फरमान आने लगे, उनको पढ़ा कर जाने सुनाने लगा। फिर अखबार आ गए तो अखबारों के अंदर वो चीज़ छपकर आने लग गई। टेलीविज़न आ गए तो टेलीविज़न में बाकायदा एक्टिंग करके वो चीज़ें हमारे सामने आने लग गई, पैगाम सामने आने लग गए। उसके बाद मोबाइल आ गया तो चीज़ें और तरक्की कर गई, और आगे बढ़ गई। मोबाइल पे अब हमारे हाथ पे हमारा पैगाम आ जाता है। फ़ौरन कोई ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर की कॉपी हमारे मोबाइल के ऊपर फ़ौरन आ जाती है कि भाई अब ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम अब बंद हो गया, ये काम गलत हो गया है। तो ये तरसील के ज़रिए हैं और हर वक्त के अंदर तरसील की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। शुरू से आज तक कम्युनिकेशन ज़िंदा है, कम्युनिकेशन होता है, बस ज़राए बदलते रहते हैं। जो तरीक़े हैं वो चेंज होते रहते हैं अलग-अलग वक्त के अंदर। शुरुआत के अंदर वो ढोल से करते थे, अब मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, आपको इश्तिहारात के ज़रिए बता दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मसलन रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात के ज़रिए ऐलानात आवाम तक पहुँचाए जाते हैं। यानी जैसी ज़रूरत है, जैसी डिमांड होती है, उसके मुताबिक आप तक पैगाम पहुँचा दिए जाते हैं। मास मीडिया की अहमियत। तो यहाँ पर आपको तारुफ कराया गया है कि मास मीडिया क्या है, अब आप समझ गए होंगे। तरसील और कम्युनिकेशन का ज़रिया है, राब्ते कायम किए जाते हैं और राब्ते कायम करने के ज़राए के बारे में हमने पढ़ा कि इन ज़रियों के द्वारा हम राब्ते कायम कर सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी में मास मीडिया का रोल हमेशा से अहम रहा है। अपने महदूद ज़राए और रिवायती तरीक़ेकार के बावजूद तारीख़ के हर दौर में मास मीडिया ने अवामी ज़िंदगी को मुतासिर किया है। जैसे कि अभी हमने बात की कि कम्युनिकेट करना है, बादशाह का वक्त है, हुकूमत वक्त है, ना अभी टेलीविज़न है, ना कोई अखबार है, ना कोई रिसाला निकलता है, ना मोबाइल है, ना रेडियो है, ना सैटेलाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब पैगाम तो अभी भी भेजना है, लोगों से तो अभी भी जुड़ना है। अगर बादशाह लोगों तक नहीं जुड़ेगा तो उसके अहकाम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? तो अहकाम लोगों तक पहुँचाने के लिए, अहकामात की रसाई के लिए बादशाह का अपनी आवाम से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी रियाया से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत बड़ा मुल्क होता है, बहुत बड़ी हुकूमत बादशाह की होती थी, तो उसमें वो सीधे जाकर कैसे बात करे, कहाँ-कहाँ जाकर बात करे, कैसे-कैसे बात करे। तो फिर बादशाह अपने जो नक्कार खाने वाले लोग होते थे, नक्कारा बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, पैगाम रसा करने वाले, उनको बुलाते थे और उनको पैगामात दे देते थे कि ये पैगाम आप जाके मुल्क के फलां कोने में चले जाइए, आप फलां कोने में चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप उधर चले जाइए। सबको अलग-अलग लोगों को पता बता देते थे। वो अपने ढोल के साथ जाते और लोगों से कम्युनिकेट करते, लोगों को आपस में जोड़ते। मौजूदा दौर में मीडिया और अवाम का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है। लाजिम व मलजूम यानी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हम मीडिया के बगैर अधूरे हैं और मीडिया हमारे बगैर अधूरी है। हमारे लिए मीडिया लाजिम है और मीडिया के बगैर मीडिया हमारे ऊपर मलजूम है। तो लाजिम व मलजूम का रिश्ता यहाँ पर बताया गया है कि एक दूसरे के ऊपर दोनों का लाजिम होना, दोनों को लिए एक दूसरे की ज़रूरत होना। अब ये ताल्लुक इस दर्जा अहमियत इख्तियार कर गया है कि अवाम की निजी ज़िंदगी की बेशतर कामों और ज़्यादातर चीज़ों पर मीडिया असरअंदाज है। यानी पहले तो जो हुकूमती पैगामात होते थे उसी के लिए हम मीडिया के ऊपर डिपेंड करते थे, उसी के ऊपर हम मीडिया की बातें किया करते थे। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर भी मीडिया के दखल को बर्दाश्त कर रहे हैं। मीडिया ने हमारी निजी ज़िंदगी में भी दखल कर दिया और उसका फिर मिसाल दी गई है वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप सुबह टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो टूथपेस्ट आप देखते हैं, कई तरह के टूथपेस्ट आपको नजर आते हैं, लेकिन आप खरीदते वही हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखा है, जो आपके जहन में है। आपको पता है कि हाँ फलाने के अंदर नमक होता है, नमक हमारी सेहत के लिए, हमारे दांतों के लिए अच्छा है। फलाने के अंदर चारकोल है, चारकोल हमारे दांतों के लिए अच्छा है, तो हम चारकोल वाला लेंगे। फलां से हमारी सांसें ताज़ा रहती हैं, हम फलां टूथपेस्ट लेंगे, हमारी सांसें ताज़ा रहेंगी, अच्छी खुशबू सांसों से हमारी आएगी। तो ये आप जब ऐड देखते हैं तो आपके जहन के अंदर जाकर वो सेट हो जाते हैं और जब आप दुकान के ऊपर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप उन्हीं ऐड के मुताबिक खरीदारी करते हैं। आप देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ अच्छी है, फिर आप वही जाकर ले लेते हैं। अब ये चीज़ आपको इस बार अच्छी नहीं लगी, अगली बार आप दूसरी ले लेंगे, दूसरी चीज़ बदल देंगे, लेकिन लेंगे वही जिसका आपने ऐड देख रखा है,
जो मास मीडिया ने आप तक पहुंचाया है, आपको दिखाया है, वही चीज आप खरीदने की कोशिश करते हैं। ये हर चीज में लागू है। टूथपेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ये आपके हेयर ऑयल के अंदर भी शामिल है, ये आपके लिबास में भी शामिल है, ये आपकी गाड़ी वगैरह जो दूसरी चीजें आप खरीदते हैं उनके अंदर शामिल है, ये आपके मोबाइलों में, कंप्यूटर्स में, हर चीज में ये चीज शामिल है। मीडिया आप तक पहुंच चुका है, मास मीडिया आप तक पहुंच चुका है। आपको पता भी नहीं रहता कि किस तरह से वो आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रहा है, कितना जिंदगी के ऊपर आपके असर डाल रहा है। अब यहां पर फिर एक मिसाल दी गई है कि आपकी जिंदगी के ऊपर किस तरह से मुतासिर कर रहा है, जिंदगी को किस तरह से ये दखल अंदाजी कर रहा है। तो 24 घंटे में जो चीजें आपके इस्तेमाल में आती हैं उनके बारे में सोचकर देखिए, क्या कोई चीज या शय है जिसे मास मीडिया के किसी न किसी जरिए ने आप तक ना पहुंचाया हो। आप अपने आसपास देख लीजिए, आप अपना पेन देख लीजिए, अपनी पेंसिल देख लीजिए, अपना बैग देख लीजिए, अपने जूते देख लीजिए, खुद अपने आप को ही देख लीजिए। अगर आप स्कूल में बैठे हुए हैं तो अपने आसपास नजर दौड़ा लें, और घर में बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं तो आप घर में अपनी चीजों को देख लें कि किस किस ब्रांड की चीजें आपके घर के अंदर मौजूद हैं, और उस ब्रांड के बारे में आपको कहां से पता चला, कहां से खबर मिली। आपको क्या पता कि एलजी का एसी कहां से आता है, किससे मिलता है। आपने उसका एड देखा, तब वो आपके घर के अंदर आ गया। तो ये एग्जाम्पल हैं, मिसालें हैं जिसको आपको समझ लेनी है कि मास मीडिया आपकी जिंदगी को मुतासिर करता है, आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी रखता है। तो फहरिस्त बनाइए आपके आसपास की चीजों की, तो मालूम होगा कि ज्यादातर चीजें वही हैं जिनका नाम मास मीडिया के किसी न किसी जरिए ने हम तक पहुंचाया है। मैं यहां बात नहीं कर रहा कि टेलीविजन का ही एड देख रहे हो आप अखबार का एड भी देख सकते हो, आप मोबाइल के ऊपर कोई एड आया वो देख सकते हो, आप बाजार गए और वहां बड़ा सारा इश्तेहार लगा हुआ है वो आपने देख लिया, आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया, उसने दोस्त ने देखा होगा कि ये फला चीज इस कंपनी की बहुत अच्छी है, कहीं अखबार में पढ़ा और आपको बता रहा है वो आके कि ये चीज खरीदनी है, ये बहुत अच्छी है, और आपने वो चीज खरीद ली। तो कहीं ना कहीं उन चीजों के पीछे मास मीडिया का ही हाथ आपको मिलेगा। बहुत महंगी, ज्यादा दामों वाली चीजों से लेकर बहुत कम कीमत वाली चीजें हों, या कभी कभार इस्तेमाल में आने वाली चीजें हों, या रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें, ज्यादातर हमारे जहन में वही नाम आते हैं जिन्हें मास मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। आप महंगी चीजें खरीदने जाएं, कीमती चीजें खरीदने जाएं, जेवर से लेके आप एसी वगैरह, ये जो भी चीजें, कार वगैरह खरीदने जाएं, तो आप वही चीज खरीदेंगे जिसके आपने बहुत अच्छे से एड देख रखे हैं। आप रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कीमती चीजें खरीदने जाएंगे, मीडिया से मालूम करेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे, तब आपको चीजों के बारे में पता चलेगा, कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप वो चीज जाकर खरीद लेंगे। ये महंगी चीजों के लिए है और यही सस्ती चीजों के लिए है। यही बात आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों के ऊपर भी लागू होती है। वो चीजें भी आप कहीं ना कहीं से मुतासिर होकर खरीदते हैं। तो मास मीडिया की बताया जा रहा है कि किस तरह से आपकी जिंदगी को वो मुतासिर कर रहा है। चीजों के अलावा दुनिया भर की मालूमात, खबरें और सब कुछ जो हम सुनते, बोलते और इस्तेमाल करते हैं, मास मीडिया के जरिए ही हम तक पहुंचते हैं। आप अपने दोस्तों के दायरे में देखना, कोई आपका दोस्त ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा मालूमात रखता है, बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी रखता है, हर नई चीज, हर नई शय, इजाद के बारे में आपको आके बता देगा। सियासत में क्या हो रहा है वो आपको फौरन बता देगा, मुआशरे में क्या हो रहा है वो बातें उसको सारी पता है, वो आपको बता देगा। आप कभी अकेले में बैठ के उससे पूछना कि ये मालूमात कहां से हासिल होती है, वो आपको सच बता देगा। वो बता देगा कि मैं अखबार में, फला अखबार में देख कर आया हूं, मैं टेलीविजन के ऊपर ये न्यूज देख कर आया हूं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ये न्यूज देख कर आया हूं, मैं इंटरनेट के ऊपर चीजें सर्च करता रहता हूं, वहां मुझे पता चलता है कि नई चीजें क्या हैं और किस चीज के अंदर अच्छी फायदे हैं, अच्छा चीजें उसमें मौजूद है। तो वो अपडेट रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, इसलिए खबरें वगैरह जितनी भी हैं मालूमात वो हमें मीडिया के जरिए मिल जाती है, मास मीडिया के जरिए मिल जाती है। मास मीडिया की किस्मों की बात हो रही है, तो मास मीडिया की बहुत सी शक्लें हैं, उनमें चंद अहम और राइज सूरतें ये हैं। राइज मतलब रिवाज के अंदर जो चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, वरना इससे तो बहुत सारी चीजें हैं और जिनको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया वो जिसका हमें प्रिंट हासिल होता है, छपा हुआ पेपर, छपा हुआ कागज हमें हासिल होता है। उसके अंदर अखबारात हैं, किताबें हैं, रिसाले हैं, पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं। होर्डिंग्स बोलते हैं आदम कद इश्तेहार को, जो बहुत बड़े इश्तेहारात बाजार के अंदर लगते हैं वो होर्डिंग्स हैं, तो आदम कद इश्तेहार उनको कहा गया है। और पंपलेट्स होते हैं, छोटे पेपर, छोटे इश्तेहारात जो आपको आते आते कहीं मिल जाते होंगे किसी न किसी कंपनी का प्रचार करते हुए। इसके अलावा कागज की इजाद के साथ छपाई की शुरुआत
11वीं सदी में चीन में हुई। ये आपको थोड़ा जहन में रख लेनी नहीं बातें, खास बातें आ रही हैं अब आपके। छपाई की शुरुआत सबसे पहले चीन के अंदर हुई थी और कागज़ भी सबसे पहले चीन के लोगों ने बनाया था। कागज़ की इजाद भी चीनियों ने की थी। तो शुरू से चीनी मुआशरा आगे रहा है। तो कागज़ की इजाद के साथ छपाई की शुरुआत 11वीं सदी में चीन में हुई और उसके बाद दस्तरी प्रेस के जरिए टाइप किए जाने की तकनीक 15वीं सदी में यूरोप पहुंची। सबसे पहले चीन के अंदर और फिर 15वीं सदी के अंदर आते आते यूरोप के अंदर हाथ से काम करने वाली प्रेस बना दी गई। हाथ से कागज लगा दिए जाते थे और थोड़ा जोर लगा के उसके ऊपर छापे, जो मुहर की तरह होते हैं, ऐसे छापे उसके ऊपर बना दिए जाते थे। खर्चीला तरीका था, मुश्किल था और काफी वक्त भी लेता था ये, लेकिन ये उस वक्त प्रेस बना दी गई थी, काम छपाई के इसमें होने लग गए थे। तबाअत की इजाद के साथ ही नए मायनों में अवामी तरसील का जदीद दौर शुरू हुआ। पहले इस तरसील का मुखातिब खास तबका और समाज का एक मखसूस गिरोह ही था, क्योंकि ख्वानगी यानी पढ़ाई लिखाई एक मखसूस तबके तक महदूद थी। अब ये प्रेस तो बना ली, छपाई कर ली, लेकिन जब छपाई आ रही है तो वो लफ्ज़ों की, जुमलों की शक्ल में आ रही है और इतने पढ़े लिखे लोग शुरुआत में मौजूद नहीं थे। तो एक ख़ास तबका जो बड़े ख़ानदान का था, पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वही इससे फ़ायदा उठा पा रहे थे, वही उन खबरों को पढ़ रहे थे, उन किताबों को पढ़ रहे थे जो शुरुआत में छप गई थी। लेकिन जब तस्वीरें वगैरह आने लग गई तो उससे अवाम तक पहुँच हो गई। आम आदमी अब इन अखबारात को समझने लग गया, तस्वीर के ज़रिए उनके अंदर भेजे हुए पैगाम को वो हासिल करने लग गया। बहुत ही कम लोग लिख पढ़ सकते थे, इसलिए छपाई के ज़रिए बहुत थोड़े लोगों तक पहुँचा जा सकता था और छापे खानों की सलाहियतें भी महदूद थीं। 20वीं सदी में तबाअत की तकनीक में बहुत तब्दीलियाँ आईं। ऑफसेट तबाअत की तकनीक ने उससे कहीं से कहीं पहुंचा दिया और अब 21वीं सदी में कंप्यूटर ने उसको आला तरीन सतह तक पहुंचा दिया है। तो ऑफसेट यानी अब खबरों के साथ फोटो भी छपने लग गए थे 20वीं सदी के अंदर। तो फोटो के जरिए जो है लोगों का जहन उस तरफ जाता था, दिलचस्पी लोगों की पैदा हो जाती थी और फिर वो पढ़ने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे, तो उनको वो राब्ते कायम होने लग गए थे। तो ज़्यादा लोगों तक अखबारात की, रिसालों की, किताबों की पहुंच हो गई थी। और इसके बाद 21वीं सदी आई तो अब तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। कंप्यूटर ने पूरी दुनिया ही बदल दी है, मोबाइलों ने पूरी दुनिया ही बदल दी है। बड़ी से बड़ी खबर, नई तकनीकी खबर, नई तरह की खबर आपके मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको पढ़ना नहीं आता, वीडियो की शक्ल में आपको मिल जाएगी, कोई आपको पढ़कर सुना देगा खबर। आपको अगर तस्वीरों में दिलचस्पी है तो उम्दा किस्म की, बेहतरीन किस्म की तस्वीरों के जरिए आपको समझा दिया जाएगा। और आपको पढ़ना आता है तो रिसाले, मैगजीन्स वगैरह ये ऑनलाइन आपको मिलते हैं, आप इनके जरिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तबाअत की तकनीक में तरक्की और ख्वानदगी की शरह में इजाफे ने प्रिंट मीडिया को न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि मौसर और मकबूल भी बना दिया है। तबाअत की तकनीक जब नहीं आई है तो अब पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हो गए और फिर फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह से इतना ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं रहा कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, सबका काम चल रहा है, सबको कनेक्ट हो रहे हैं, सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। प्रिंट मीडिया को न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि मौसर और मकबूल भी बना दिया है। जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें भी नए रूप में आती जा रही हैं। अब दूसरा जो कम्युनिकेशन का किस्म है वो है स्टेज। ड्रामे, स्वांग, ओपेरा, डांस, मुशायरे, कवि सम्मेलन, जलसे या स्टेज पर होने वाली सरगर्मियां, ये सब स्टेज के ऊपर शामिल हैं। स्टेज भी कम्युनिकेशन का एक मौसर तरीका है, मौसर जरिया है। स्टेज के जरिए अपनी बात सीधे आवाम तक पहुंचाई जा सकती है और मास तक पहुंचाई जा सकती है। मास यानी मजमा, लोगों के मजमे के बीच अपनी बात स्टेज के जरिए पहुंचाई जा सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसमें फिल्म, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, ये सब मास मीडिया के जदीद तरीन जरिए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके जरिए बहुत तेज स्पीड से और बहुत कम खर्चे के अंदर बहुत उम्दा किस्म की चीज़ें आपस में शेयर की जा सकती हैं, आपस में बांटी जा सकती हैं। अवामी तरसील का इन्हिसार जदीद टेक्नोलॉजी की ईजाद पर है, जिससे इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया है। अवामी तरसील यानी आम लोगों तक कम्युनिकेट करना, और इसका इन्हिसार यानी उसका मुनहसिर होना, उसके ऊपर डिपेंड करना जदीद टेक्नोलॉजी की इजाद पर है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे लोग कम्युनिकेशन की तरफ जुड़ते गए, लोगों तक तरसील
आम तरीके से आसान तरीके से पहुंचती गई। जिंदगी के मामलात, रहन सहन, रोजमर्रा, आपसी ताल्लुक, ज़रूरियात, आदतें बदल गई हैं। ये इजादात ना हो तो अवामी तरसील की मौजूदा अहमियत हासिल ना होती और ये ख़यालात को ज़बानी तरसील और फासलों को जिस्मानी मेहनत से तय करने की कोशिश तक ही महदूद रह जाती। अब एक बार आप ये सोचिए कि अगर कम्युनिकेशन के ज़रिए अगर नहीं होते, अखबार नहीं होता, टीवी नहीं होता, तो फिर हम कितना परेशान होते। आज भी फिर हमें वैसे ही हमारे पैगाम ढोल बजा के, नक्कारे बजा कर देने पड़ते। कबूतरों के ज़रिए हमारे पैगाम हमें एक दूसरे से दूसरी जगह पहुँचाने पड़ते। तो इस मीडिया ने, इस नई टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया गया है, हमारी भागदौड़ को ख़त्म कर दिया गया है, वरना फिर ये फासले हमें जिस्मानी मेहनत से तय करने पड़ते, खुद की कुव्वत लगानी पड़ती और फिर बड़ी मेहनत इसके अंदर लगती। साइंसी तरक्की और इजादात ने पूरी दुनिया को एक आलमी गांव और सारे इंसानी आबादी को एक कुनबे और एक ख़ानदान में बदल दिया है, जहां हज़ारों मील का फासला लम्हों में तय हो जाता है और दुनिया के किसी भी गोशे में हुए वाक़े की धमक फ़ौरन ही पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। आज अमेरिका के अंदर कोई हादसा हो जाए, फ़ौरन आप तक खबर पहुंच जाएगी, आप उसका लाइव टेलीकास्ट देखोगे, सीधा ही देखोगे। जर्मनी के अंदर, यूरोप के किसी शहर के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई नई चीज़ वहाँ पर ईजाद हो जाए, कुछ मामला ऐसा हो जाए जो हमें जानना ज़रूरी है, तो फ़ौरन हम तक उसकी खबर आ जाएगी। टेलीविज़न, मीडिया, मोबाइल वगैरह, अखबार वगैरह उसकी खबर हम तक फ़ौरन पहुँचा देंगे। और अब तो मैंने बताया आपको लाइव टेलीकास्ट होता है, अब बिल्कुल भी वक्त बीच में नहीं लगता। अगर अखबार के वक्त बात करें हम, तो अखबार के वक्त तक तो हमें पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आज वहाँ पर कोई हादसा हुआ है तो कल के अखबार में हमें वो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अब मोबाइल के दौर में, इंटरनेट के दौर के अंदर हमें फ़ौरन उस चीज़ को हम देख लेते हैं और लाइव वीडियोज़ हमारे पास आने लग जाते हैं। सीधे जो वहाँ पर अभी हादसा हो रहा है, उस हादसे की तस्वीर हमें हाथों हाथ हमारे मोबाइल के ऊपर मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया गया है, दुनिया को एक बस्ती में बदल दिया है। बहुत बड़ी दुनिया है, छोटी सी दुनिया इसको बना दिया गया है। कहीं भी किसी से किसी भी वक्त राब्ता कायम करना हो, फ़ौरन राब्ता कायम किया जा सकता है। हज के ऊपर लोग जाते थे पहले, तो उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता था। बात नहीं होती थी हज पे जाने वाले लोगों से, पता नहीं किस हाल में है, क्या नहीं है। बहुत ज़रूरी होता था तो वहाँ से कोई चिट्ठी आती थी, वरना फिर वो 2 महीने 3 महीने वहाँ रुकने के बाद जब यहाँ पर आते थे, तभी हालात का पता चलता था। कई वहाँ पर खो जाते थे, कई का वहाँ पर इंतकाल हो जाता था, कई दिनों बाद वहाँ से खबर आती थी। अब क्या हो रहा है, अब वीडियो कॉल हो रहे हैं, सामने बैठे हुए वीडियो के ऊपर आमने सामने बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो ये हमारी ज़िंदगी इन्होंने आसान कर दी, दुनिया को एक छोटी बस्ती में बदल दिया है और पूरी दुनिया के लोगों को एक कुनबे, एक ख़ानदान के अंदर तब्दील कर दिया है। ऐसा लगता है कि सभी आपस में जुड़ते हैं, सभी आपस में रिश्तेदार हैं, किसी से भी कहीं भी आप कनेक्ट हो जाओ, किसी भी वीडियो को आप कभी भी देख लो। तो राब्ता कायम करना आसान हो गया है मीडिया के ज़रिए। आइए अब मास मीडिया की अक़साम के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करें। तो जो अक़साम आपको बताई गई है, अब थोड़ी इनके बारे में मालूमात यहाँ पर दी गई है, इसका मुताला करेंगे। प्रिंट मीडिया, और जैसा कि आपको बताया गया है कि छपाई का आगाज़ चीन में हुआ और ये तरीक़ा 15वीं सदी में यूरोप पहुँचा और यहाँ पर मकबूल आम हुआ। छपाई की ईजाद के साथ सही मानों में मास मीडिया का फ़रोग शुरू हुआ, जो ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में इजाफे के साथ मौसर होता चला गया। जैसे जैसे हम मसरूफ़ होते गए, हमारे पास वक्त कम होता गया, मीडिया हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करता रहा। और ज़्यादा खबरें हम जानते रहे, और ज़्यादा चीज़ें हम हासिल करते रहे और हमारी जानने की तलब बढ़ती रही, क्योंकि हम मसरूफ़ हैं, हमारे पास वक्त नहीं है किसी से बात करने का, तो हम फ़ौरन खबरें देख लेते हैं कि यहाँ यहाँ ये हुआ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इस वजह से मीडिया हम पर हावी हो गया, मीडिया ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया। प्रिंट मीडिया में अखबारात का रोल सबसे अहम है, अगरचे किताबों की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं है। किताबों की भी अहमियत है, लेकिन अखबार के मुकाबले किताबें कम पढ़ी जाती हैं। अभी भी किताब के शौकीन किताब पढ़ते हैं, किताबें ख़रीदते हैं, लेकिन किताबों के मुकाबले अगर बात की जाए तादाद की बिक्री की कि कितने बिके, तो अखबारात ज़्यादा बिकते हैं। स्टेज या मंच, एक तवील अरसे तक स्टेज या मंच मास मीडिया में एक अहम किरदार, बल्कि सबसे ज़्यादा मकबूल किरदार हुआ करता था, और आज भी स्टेज का ये किरदार किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। स्टेज के ऊपर किए हुए ड्रामे, स्टेज पे जाकर दी हुई स्पीच, स्टेज पर जाकर किए गए कोई मुकालमे, कोई और ऐसी चीज़ हो जो स्टेज के ऊपर करी जाए, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, लोग उससे ज़्यादा जुड़ते हैं।
स्टेज पर होने वाले ड्रामों ने हमेशा लोगों को मुतासिर किया है। उन ड्रामों के जरिए जो भी पैगाम दिया जाता है वो पैगाम लोगों तक पहुंच जाता है, लोग उन बातों को समझ जाते हैं। तो स्टेज बहुत असरदार जरिया है लोगों से राब्ता कायम करने का। फिल्म और टेलीविजन के मुकाबले से पहले स्टेज मास मीडिया का बहुत ही मकबूल जरिया था। जब फिल्म आ गई, टेलीविजन आ गया, तो फिर स्टेज का काम कम हो गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, काम आता है स्टेज, लेकिन कम हो गया। पहले बहुत सारी बातें स्टेज के जरिए बताई जाती थी, ड्रामे स्टेज के जरिए खेले जाते थे। वो ड्रामे अब एक बिल्डिंग तक जो भी है, जहां भी है, कुछ बिल्डिंगों तक महदूद रह गए और वहीं ड्रामे खेले जाते हैं। अवामी ड्रामे अब नहीं रहे। अवाम के बीच में टेलीविजन चला गया और टेलीविजन के जरिए वो कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को बातें सुनते हैं। ड्रामे के अलावा स्टेज पर होने वाली सरगर्मियों में अवामी जलसे, मुशायरे, कवि सम्मेलन वगैरह भी आवाम को मुतासिर करते रहे हैं और किसी न किसी हद तक आज भी अपनी जगह कायम रहा, इनकी जगह कायम है। तो स्टेज एक मौसर वसीला है लोगों से राब्ता कायम करने का, लोगों से जुड़ाव का। स्टेज के जरिए डायरेक्ट लोगों से जुड़ा जा सकता है। आज भी जो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जब उनके चुनाव आते हैं तो उस वक्त स्टेज पर खड़े होकर लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, ताकि लोग उनसे सीधे जुड़ जाएं। टेलीविजन के ऊपर वो बात नहीं करेंगे, स्टेज पर खुद जाएंगे और खुद जाकर सीधे बात करेंगे। तो इससे जुड़ाव जल्दी होता है, लोगों से नजदीकियां बढ़ती हैं, कुर्बत बढ़ जाती है और फिर उनको चुनाव के अंदर अपने आसानी हो जाती है। फिल्म मास मीडिया का एक मकबूल तरीन जरिया है। अब बात कर रहे हैं फिल्म की। हमने स्टेज की बात करी, स्टेज के बाद आते हैं फिल्म के ऊपर। तो फिल्म स्टेज के बाद कम्युनिकेशन का एक मौसर जरिया है, जिसकी इजाद ने मकबूलियत के एतबार से स्टेज को पीछे छोड़ दिया है। स्टेज पर होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले में, खास तौर पर ड्रामे के मुकाबले में, फिल्म कहीं ज्यादा मौसर साबित हुई है। ड्रामे खेले जाते हैं लेकिन उनके जो दूसरे अशिया हैं, आसपास के तरीके हैं और जो माहौल उनका है वो इतना असरदार नहीं होता जितना फिल्मों का होता है। फिल्म के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा माहौल बना दिया जाता है जो पैगाम के अंदर जो डायरेक्टर या फिल्म देने वाला पैगाम देना चाहता है, मैसेज देना चाहता है। आज कोई फिल्म बन रही है और उसमें आजादी की लड़ाई का पार्ट दिखाना है तो उस वक्त का माहौल बना दिया जाएगा। पीछे के महलात वगैरह, पीछे के जो बैकग्राउंड चीजें हैं वो भी वैसी बना दी जाएंगी, उस तरह के लोग ले आएंगे, उस तरह की चीजें फिल्मों के अंदर आसानी से कर ली जाती हैं। जबकि ड्रामों में ये चीजें आसानी से नहीं होती। कई दौर एक साथ फिल्मों में दिखाए जा सकते हैं, ड्रामों में कई दौर दिखाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ड्रामे के बाद, फिल्में आने के बाद ड्रामा को पसंद करने वाले लोग कम हो गए और फिल्मों को पसंद करने वाले लोग बढ़ गए। फिल्मों के जरिए अपनी बात आगे पहुंचाई जाती है। अब फिल्में भी अचानक नहीं आ गई, एकदम से नहीं आ गई कि फिल्में सीधी बनने लग गई। पहले फोटो आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे। उसके बाद चलने वाली फिल्में आई, दिखने वाली में फिल्में आई, लेकिन उनमें आवाजें नहीं होती थी। फिर उसमें आवाजें आई और उसके बाद उसमें रंग आए। अलग अलग वक्त लगा, अलग अलग इर्तिका इनकी हुई, तब जाके फिल्में जो आज की हमें नजर आती हैं उस तरह की फिल्में हमें सामने आने लगी। 1850 के करीब फोटोग्राफी की इजाद के बाद 1890 के करीब मुतहर्रिक फोटोग्राफी का तरीका राइज हुआ। यहाँ पर फिल्मों की इर्तिका बताई जा रही है, फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई और फिल्मों की तरक्की कैसे हुई। 1850 के करीब फोटोग्राफी की इजाद हो गई थी। सिर्फ फोटो जिसमें कोई हरकत नहीं थी, कोई हिलता डुलता नहीं था, चलता नहीं था, वो फोटो 1850 में आने शुरू हो गए और 1890 के करीब मुतहर्रिक फोटोग्राफी का इजाद हो गई। मुतहर्रिक जिसमें हरकत हो, ये फिल्मों का या वीडियो का शुरुआती शक्ल है। और इसी के साथ जानदार अशिया की वो मुतहर्रिक लेकिन खामोश फिल्में पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ। गूंगी फिल्में आया करती थी, खामोश फिल्में आया करती थी, जिसमें खाली एक्टिंग से ही सारी बातें उनको समझानी पड़ती थी, क्योंकि साउंड रिकॉर्ड करने की वहां पर उस वक्त वसाइल नहीं आए थे। फ्रांस के लोमियर खानदान, इंग्लिस्तान के BW पॉल और अमेरिका के टॉमसन एडिसन के अमले के अफराद ने एक ऐसा कैमरा तैयार कर लिया जो फी सेकंड की रफ्तार से एक पूरे सिलसिले की अक्सबंदी यानी फिल्म साजी कर सकता था। आगे चलकर यही बोलती फिल्मों की बुनियाद साबित हुआ। तो जिस तरह से हम चलते फिरते हैं, हरकत करते हैं, हमारी हरकतों को उसी अंदाज में हमारे तरीके से कैद करने वाला कैमरा बनाया गया और उस कैमरे के बनाने के बाद ही हमारी फिल्मों के अंदर आवाज आनी शुरू हुई।
खामोश फिल्मों से बोलती फिल्मों तक का सफर साउंड ट्रैक की वजह से तय हो सका। ये साउंड ट्रैक एक माइक्रोफोन और साउंड फिल्म रिकॉर्ड की मदद से फिल्म के एक्शन के साथ साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है और साउंड ये एक अलग से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। साउंड ट्रैक लाया गया। साउंड ट्रैक क्या है? फिल्म के साथ जो फिल्म चल रही है उसके साथ साउंड भी चलना। तो एक अलग से मशीनें लगाई गई जो साउंड के साथ काम करती थी, साउंड ट्रैक बना दिया और उस साउंड ट्रैक को चाहे तो कैमरे के साथ एक साथ ही रिकॉर्ड कर लिया जाता था, शूटिंग के वक्त ही वो फिल्मों की आवाज रिकॉर्ड हो जाती थी, या फिर बाद में डबिंग उसकी की जाती थी, बाद में आवाजें रिकॉर्ड करके और उसको कंपाइल कर लिया जाता था, एक साथ मिला दिया जाता था। साउंड बाद में डब कर लिया जाता है। बोलती फिल्मों का कैमरा एक पेचीदा और नाजुक आला है। ये एक सेकेंड में 24 फ्रेम रिकॉर्ड करता है। ये कैमरे की खासियत है कि एक सेकेंड में 24 फ्रेम रिकॉर्ड करता है। सेकेंड के अंदर फ्रेम रिकॉर्ड करने से मतलब है कैमरे की क्वालिटी। जितने ज्यादा फ्रेम रिकॉर्ड करेगा सेकंड के अंदर, उतना ही अच्छा किस्म की रिकॉर्डिंग, उतनी ही अच्छे किस्म की फिल्म हमारे सामने पेश आ जाएगी, हमारे सामने बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 24 फ्रेम है ये कैमरे की क्वालिटी बताते हैं कि कितना अच्छा, कितना उम्दा किस्म का आपका कैमरा है। जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग कर लेगा ये एक फ्रेम के अंदर, उतनी ही अच्छी फिल्म बनेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी वीडियो आएगी। ये कैमरा कुदरती रफ्तार से अपना काम कर सकता है। नेज उसकी रफ्तार को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजों को, मामूली हरकत को भी पेश कर सकता है। यानी जिस तरह से हम हरकत करते हैं, हमारी आंखें हरकत करती हैं, चीजों को देखती हैं, उस अंदाज में ये कैमरा काम करता था। इससे स्पीड बढ़ाई भी जा सकती थी कैमरे की और स्पीड को स्लो भी किया जा सकता था, यानी स्लो मोशन भी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी यहां पर आ गई थी। इस कैमरे की इजाद ने बोलती फिल्मों की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये साकित चीजों के फिल्म बंद कर सकता था, मुतहर्रिक चीजों के साथ हरकत कर सकता था। एक जानिब से दूसरी जानिब का मंजर, नीचे से ऊपर का और ऊपर से नीचे का मंजर दिखा जा सकता था। ये इंसानी आंखों की तरह काम कर सकता है, मगर उसकी कुव्वत और पहुंच आंख से कहीं ज्यादा होती है। जब नया तरीका कैमरा आ गया तो नए तरीके से वीडियो रिकॉर्ड, फिल्में रिकॉर्ड करनी शुरू हो गई। तो एक्शन के सीन करना, ऊपर से नीचे के दिखाना, नीचे से ऊपर के दिखाना, फौरन कैमरे को इधर से इधर घुमाना, वो सारी चीजें इस कैमरे के आने के बाद आसान हो गई। तो फिर फिल्में बनाना आसान हो गई, फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीजें दिखाना आसान हो गई, बात को आगे तक पहुंचाना वो आसान हो गया। तो फिल्में कम्युनिकेशन का एक बेहतर जरिया बन गई। उसके बाद आते हैं हम रेडियो के ऊपर। मास मीडिया रेडियो नशरियात का एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए दरिया, पहाड़ और समंदर पार करते हुए बर्की लहरों पर पूरी दुनिया का सफर किया जा सकता है। रेडियो को आज भी टीवी से ज्यादा मुअस्सर माना जाता है सफाई के तौर पर, क्योंकि रेडियो के जरिए हर आदमी तक बात पहुंचाई जा सकती है। टीवी पता नहीं कहीं हो या नहीं हो, महंगे आते हैं टेलीविजन, काफी रुपया खर्च करना पड़ता है। हर आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती कि टेलीविजन जितना रुपया खर्च कर पाए। तो टेलीविजन खर्चे की वजह से, फिर उसके अंदर लाइट वगैरह का सिस्टम लगाने की वजह से, बिजली का इंतजाम करने की वजह से वो चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहां पर कनेक्शन देना पड़ता है, वहां पर इंटरनेट वगैरह या फिर जो भी है सिस्टम वहां पर लगाने पड़ते हैं। बहुत सारी परेशानी टीवी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए टीवी का दायरा महदूद हो गया है। हालांकि फिल्में बहुत मकबूल हैं, मशहूर हैं, अपना मैसेज, अपना पैगाम दूर तक पहुंचा रही हैं, लेकिन वो ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे आवाम को जोड़ा जा सके। रेडियो के जरिए आवाम को जोड़ा जा सकता है। रेडियो के सिर्फ सेल से चल सकते हैं। छोटे रेडियो छोटे सेल से चल जाते हैं, कोई बिजली की किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सस्ते आते हैं, बहुत सस्ते 100-200 रुपए के अंदर आपको छोटा रेडियो मिल जाएगा और उससे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं, आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दुनिया भर की खबरें आपको दिखा देगा। हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान के बाहर की खबरें भी आपको रेडियो के ऊपर सुनने को मिल जाती हैं। तो हिंदुस्तान में पहली नशरगाह रेडियो स्टेशन 1.5 किलोवाट के मीडियम व्यू ट्रांसमीटर के जरिए जुलाई 1927 में मुंबई से शुरू हुआ। नशरगाह मतलब है ब्रॉडकास्टिंग। जैसे टीवी की टेलीकास्टिंग होती है तो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है। यहां पर आवाज को सुनाने के लिए इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए या किसी और जरिए से तारों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये 1927 के अंदर मुंबई के अंदर हमारा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। यह स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने कायम किया था और इसी साल अगस्त में कलकत्ता में स्टेशन कायम हुआ। पहले हमारा मुंबई में हुआ और उसके साथ उसी साल कलकत्ता में भी एक कायम हो गया और उसके बाद 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी खत्म हो गई।
और इसी साल नशरियात का काम हिंदुस्तान ने संभाल लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कायम की गई। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के पास था। ब्रिटिश हुकूमत ने रेडियो हमें सुपुर्द कर दिया, हमें संभला दिया और खुद की कायम करदा कंपनी को बंद कर दिया। तो हिंदुस्तानियों ने नई कंपनी बना ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस उस कंपनी का नाम रखा गया। और यही कंपनी जून 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो हो गई। ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी गई और आज भी ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ही जानी जाती है और आज भी ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस शुरू है, सर्विस हमें मिल रही है। मुल्क की आज़ादी के बाद उसमें बहुत तेजी से तरक्की हुई और आज मुल्क की आबादी का हर हिस्सा रेडियो की पहुंच में है। भारत के कोने कोने के अंदर हम रेडियो को यूज कर सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं। अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरूनी ममालिक के लिए भी नशरियात जारी है। नशरियात मैंने बताया आपको, ब्रॉडकास्टिंग, लोगों को सुनाना, तो हमारे मुल्क के लिए तो फैसिलिटी है ही, हम तो सुन ही रहे हैं, ये सहूलियत हमें मिल गई है। हमारे अलावा बैरूनी मुल्कों को, बाहरी मुल्कों को भी हमारे हिंदुस्तान के ऑल इंडिया रेडियो को सुनने की सहूलियत दी गई है। रेडियो हर एतवार से टीवी, फिल्म और अखबार जैसे जराये से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि रेडियो की रसाई आज भी दूर दराज के इलाकों तक है। रसाई यानी पहुंच। इस एतबार से यह जरिया दिगर जराये के मुकाबले में सबसे अहम और मौसर है। उसकी मैंने वजह बता दी आपको कि गाँवों के अंदर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि टेलीविजन खरीद सकें, लेकिन रेडियो वो खरीद सकते हैं। रेडियो आपको हर जगह मिल जाएगा, जहां टेलीविजन नहीं मिलेगा वहां आपको रेडियो जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए रेडियो को मौसर जरिया बताया गया है। इसके जरिए बात को आसानी से और बहुत बड़े हिस्से तक, मुल्क के अंदरूनी इलाकों तक बात को पहुंचाई जा सकती है। अब आते हैं टेलीविजन की तरफ। तो टेलीविजन मौजूदा दौर का महबूब तरीन जरिया है। हालांकि इसकी पहुंच कम है, लेकिन अभी ये महबूब है। बहुत सारे लोग टेलीविजन को देखते हैं, टेलीविजन को मानते हैं, टेलीविजन की बात को अच्छे से समझते हैं। इस जरिए ने कई एतबार से मास मीडिया के दिगर तरीकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टेलीविजन की मकबूलियत ने समाज के हर तबके को मुतासिर किया। देखा जाए तो टेलीविजन अब सिर्फ घर के किसी कोने का ही नहीं, हमारी जाती, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन गया है, जिसको अलग नहीं किया जा सके, जिसको छोड़ा नहीं जा सके, ऐसा हिस्सा टेलीविजन हमारा बन गया है। और टेलीविजन के बाद अब तो हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल टेलीविजन से भी 2 कदम आगे बढ़ गया है। टेलीविजन ने जो नहीं किया था, मोबाइल वो हमारे साथ कर रहा है, मोबाइल ने वो हमारे कर दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि टेलीविजन ने हमारी ज़ाती ज़िंदगी, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गया है और हमारी ज़िंदगी को मुतासिर किया है, हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका बदल दिया है। और मोबाइल भी यही कर रहा है। मोबाइल ने भी हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है। अब हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं रही जो आज से 10 साल पहले थी। अब हमारे तरीके वो नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। हर जगह मोबाइल ने अपने आप को साबित किया है, अपने आप को बढ़ाया है। अब उसके फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। वो अलग मौजू है कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। हमें समझना चाहिए कि कंट्रोल के अंदर हम मोबाइल का यूज़ करें। जितना हमें करना है, जितना हमें वक्त है, उस वक्त को हम हिस्सों में बांटें कि इतना वक्त हमें मोबाइल के अंदर लेना है और इतना वक्त हमें दूसरे कामों के अंदर मसरूफ रहना है और उसी के मुताबिक काम करें। टेलीविज़न की मकबूलियत ने मालूमात को रोज़मर्रा की शय बना दिया है, जिससे इंसानी विजन में इजाफा हुआ है। आजकल तालीम, सेहत, खेल, तफरीह, मालूमात हर चीज़ आसान और आम आदमी के भी पहुँच में है, जिससे रहन सहन और सलीक़े पर असर पड़ा है। यूरोप के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, हम टेलीविज़न पर देखते हैं और उनकी नकल करते हैं। अमेरिका के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम वो टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, उनकी नकल करते हैं। मुंबई शहर के अंदर कौन सा नया फैशन आया है, हम उसकी नकल करते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं और हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे शहरों में जो हो रहा है, छोटे शहरों के लोग उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जो मालूमात है वो आम हो गई है, सबको हर चीज़ हासिल है, हर चीज़ मुहैया है। आज क्या ख़ास दिन है, अभी पता चल जाएगा आपको। टेलीविज़न खोलो, आपको पता चल जाएगा कि आज फला शख्स पैदा हुआ था और उसने ये काम किए थे। कौन सा नया फैशन चल रहा है, आप टेलीविज़न खोलो, आपको पता चल जाएगा। क्या खबरों के अंदर क्या चीज़ चल रही है, कौन ज़्यादा मशहूर है, कौन सा सियासतदान ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, ज़्यादा मशहूर है, आप टेलीविज़न खोलो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अब मालूमात आम हो गई है। मालूमात ही मालूमात का ख़जाना हर तरफ मौजूद है। और ये क्यों हुआ है? ये टेलीविज़न की इजाद के बाद से ये चीज़ें हुई हैं। कदरें बदली हैं और सोचने के अंदाज में नुमायां फ़र्क आया है। इंसानी ज़रूरियात और जज्बा और एहसास की सतह पर भी टीवी ने बहुत से फ़ायदेमंद रास्ते खोल दिए हैं।
मगर बहुत सारे फ़ायदों के साथ साथ टीवी ने कुछ ज़हनी, जिस्मानी और समाजी खराबियों को भी जन्म दिया है। टीवी की बात है यहाँ पर और वही मोबाइल की बात है, क्योंकि अब टीवी की तरफ से हमारा रुझान कम हो गया है। हमारा नज़रिया टीवी से हटकर अब मोबाइलों की तरफ आ गया है। अब बहुत बड़ी तादाद मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर इस किताब के अंदर मोबाइल के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब आप टीवी की बात कर रहे हैं, तो टीवी से 2 कदम आगे बढ़कर आप मोबाइल की बात करें। मोबाइल से हमारे फ़ायदे भी हुए हैं और फ़ायदे हमें इंसान और इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक हुए हैं। हमारा ज़िंदगी आसान हो गई। मुश्किल चीज़ों को हम आसानी से अंजाम दे सकते हैं मोबाइल की वजह से। बड़े से बड़ा काम जो कई दिनों का होता था, हम फ़ौरन कुछ वक़्त के अंदर वो काम कर देते हैं। हमारे आने-जाने की चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। घर बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें दुनिया भर की काम हमारे घर बैठे हो जाते हैं। फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। घर बैठे हम बगैर स्कूल जाए घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। ये मोबाइल की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप देखें आस-पास आपको फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन नुकसान भी हुए हैं। टेलीविज़न के भी, मोबाइल के भी। वो ज़हनी नुकसान भी हुए हैं। हमारा ज़हन भी कमज़ोर हुआ है, हमारा ज़हन भी मुतासिर हुआ है। चीज़ों को देखने का, चीज़ों के बारे में सोचने का हमारा नज़रिया बदल गया है। जिस चीज़ को हम अलग नज़रिए से देख रहे थे, आज हम उन चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जिस्मानी खराबियाँ भी आई हैं। हमारी आँखें खराब हो गई, हमारा जिस्म कमज़ोर होने लग गया, हमारे हाथ-पैरों के अंदर तकलीफ़ें होने लग गईं। मोबाइल हाथ में पकड़े-पकड़े हाथ दुखने लग जाता है। जो है हमारी नसें काम करने खराब हो रही हैं, नसें खराब हो रही हैं। ज़हनी तवाज़ुन गड़बड़ा रहा है। समाज से हमारा राब्ता खत्म हो रहा है। कट रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदारों से दूर हो रहे हैं, हमारे पड़ोसियों से, हमारे दोस्तों से दूर हो रहे हैं। 4 दोस्त बैठे हुए हैं, चारों के पास मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। खुद सामने बात नहीं कर रहे, मोबाइल पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। तो ये नुकसान है। राब्ते खत्म हो गए हैं, लोगों से मिलना-जुलना खत्म हो गया है, मोबाइल और टेलीविज़न की वजह से। जिन पर अगर जल्दी ही काबू ना पाया गया, तो ये ज़रिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान के सौदा बन जाएगा। क्योंकि आज ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो, जिसे टीवी ने मुतासिर ना किया हो या मोबाइल ने मुतासिर ना किया हो। हिंदुस्तान में टीवी की उम्र 4 दहाइयों से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 50 साल, 60 साल आप मान लीजिए, यहाँ पर 40 साल का यहाँ पर ज़िक्र है, तो और 10 साल, 20 साल आप आगे बढ़ा लीजिए कि 1950 के बाद से यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी, 1960 के अंदर ये टेलीविज़न आ गया था। उन बरसों में तरसील व अबलाग की इस जदीद ज़रिए ने हमारे मुल्क में कई तरक्की पज़ीर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की की है। हमारे मुल्क के अंदर जब टीवी आया, तो टीवी तो तरक्की पज़ीर मुल्कों जैसे ही था हमारे। तरक्की पज़ीर जो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामज़न हैं, उन मुल्कों की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारे यहाँ पर टीवी तो आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ पर टेक्निक के एतबार से भी और मवाद के एतबार से भी, यानी जो हमारे जो मवाद फ़राहम कराया गया, जो टेलीविज़न के ऊपर एड वगैरह दिखाए गए, सीरियल दिखाए गए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत उम्दा किस्म के थे, जिससे हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आईं। ये तरक्की और मकबूलियत तकनीक के एतबार से भी है और पेशकश और मवाद के एतबार से भी है। ये बात और है कि इस ज़रिए पर जितना काबू पाया जाता है, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं। यानी हम नई चीज़ें सीखते हैं, थोड़े दिन बाद हमारी सीखी हुई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और कुछ नई चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो बार-बार हमें अपडेट होना पड़ता है और ये ज़िंदगी की ज़रूरत भी है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, तो हम पिछड़ जाएँगे, पीछे रह जाएँगे। 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की मदद से तजुर्बाती तौर पर दिल्ली में टेलीविज़न नशरियात का आगाज़ हुआ। कब हुआ? 15 दिसंबर 1959 को, यूनेस्को की मदद से। तजुर्बाती तौर पर, यानी सिर्फ तजुर्बा करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि काम करता है नहीं करता, कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पर टीवी लगा दें। दिल्ली में टेलीविज़न नशरियात का आगाज़ हुआ। टेलीविज़न नशरियात, टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग। उस वक्त उसकी हदूद दिल्ली शहर की कुछ इलाकों तक थी और हफ्ते में एक मरतबा सिर्फ 1 घंटे में तालीमी, मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाते थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के अंदर ये प्रोग्राम आते थे और हफ्ते में 1 घंटा सिर्फ एक बार वो प्रोग्राम आते थे और उसमें भी एजुकेशनल प्रोग्राम होते थे, मालूमाती प्रोग्राम होते थे वहाँ पर और वो प्रोग्राम तफरीही प्रोग्राम शामिल किए जाते थे। और ये प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली में चंद जगहों पर कम्युनिटी व्यूइंग सेंटर्स के अंदर के जरिए जो कुछ ही टीवी गैलरियों में कुछ ही टीवी क्लबों में मुहैया थे देखे जा सकते थे। कम्युनिटी व्यूइंग सेट्स या सेंटर्स, कुछ सेट्स
एक बिल्डिंग बना के, कम्युनिटी सेंटर बना के वहां पर टेलीविजन के सेट रख दिए जाते थे और वहां पर क्लब बनते थे और क्लबों से जुड़े हुए लोग ही उन टेलीविजन सेट्स को वहां पर देख सकते थे। घरों के अंदर खरीदना मुमकिन नहीं था, बहुत महंगे थे, लोगों घरों के ऊपर नहीं थे, कम्युनिटी सेंटर के ऊपर थे ये। वहां पर कम्युनिटी व्यूइंग सेट्स रखे गए थे उन सेंटरों पे। वहां जो मोअज़्ज़िज़ लोग थे, जो क्लबों के मेंबर थे, वो लोग वहां पर जाकर उनको देखा करते थे और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए। जाहिर है ये तजुर्बाती नशरियात महदूद थी। ये सूरत हाल 1959 से 1986 तक रही, लेकिन 1965 से नशरियात का वक्त हफ्ते में 1 घंटे के बजाय रोजाना 1 घंटा कर दिया गया था। तो 1980 तक 86 तक इसी तरीके से चला। घरों में टेलीविजन नहीं आए थे, वहीं क्लबों के अंदर जाके टेलीविजन देखना पड़ता था। कम्युनिटी सेंटर के ऊपर कम्युनिटी व्यूइंग सेट्स के जरिए हम टेलीविजन देखते थे। लेकिन जो 1965 के अंदर ये तब्दीली की गई कि जो हफ्ते में एक दिन का प्रोग्राम आते थे उसको रोज का कर दिया गया। 1965 से डेली 1 घंटा प्रोग्राम उन टीवी टेलीविजन के अंदर आते थे। लेकिन इससे कबल 1961 में स्कूल टीवी के जरिए तलबा और असतज़ा को मखसूस तादाद उस जरिए से वाकिफ हो चुकी थी। उसी के साथ 1961 में स्कूल टीवी की भी शुरुआत हो गई थी कि जहां पर बच्चों को टेलीविजन के जरिए इल्मी और अदबी मामलात से रूबरू कराया जाता था, तो उनको भी टेलीविजन के बारे में पता चल गया था, बच्चों को भी। दिल्ली के बाद 1972 में मुंबई में टीवी का दूसरा मरकज़ कायम किया गया। यह हिंदुस्तान का पहला पेशेवाराना सलाहियत का हामिल मरकज़ है। उसके ज़रिए पहली बार प्रोफेशनल टेलीकास्ट का आगाज़ हुआ। मुंबई सेंटर का लगभग सारा साजो सामान मगरबी जर्मनी ने तोहफे के तौर पर दिया था। तो उसके बाद 1972 के अंदर पहले दिल्ली में लगा, उसके बाद 1972 के अंदर मुंबई के अंदर भी हमारा एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर खुला और ये प्रोफेशनल खुला था। यानी यहाँ पर अब टेलीविजन के जरिए एड वगैरह भी दिए जा रहे थे और टेलीविजन के ऊपर ऐसे प्रोग्राम भी दिए जा रहे थे जो निजी लोग, निजी डायरेक्टर बना रहे थे। निजी चैनलों की शुरुआत अब होने लग गई थी। और जो मुंबई सेंटर का साजो सामान है, जो आलात वगैरह थे, जो मशीनें थी, वो सारी जर्मनी ने हिंदुस्तान को तोहफे में दी थी। मुंबई में सेंटर कायम होने के बाद पुणे में पहला रिले सेंटर कायम किया गया, जिसके जरिए मुंबई सेंटर के प्रोग्राम महाराष्ट्र के देहात तक पहुंचने लगे। रिले सेंटर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में रिकॉर्डिंग हो रही है, टीवी सेंटर बना दिया गया और महाराष्ट्र जो है मुंबई के अंदर, मुंबई के इलाकों तक महदूद रहा। उसके बाद पुणे के अंदर एक रिले सेंटर बनाया गया जो महाराष्ट्र के जो देहाती इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहां तक प्रोग्राम पहुंचाने के काम आने लगा। मुंबई में सेंटर और पुणे में रिले सेंटर के कयाम के बाद हिंदुस्तानी टेलीविजन की तारीख में वो अहम मोड़ आया जिसने उस जरिया अबलाग की मकबूलियत को, हदों को वसी तर करने में अहम किरदार अदा किया और वो था सैटेलाइट का इस्तेमाल। अब अभी तारों के जरिए टीवी को पहुंचाया जा रहा था, कम्युनिकेशन किया जा रहा था, लोगों से जुड़ा जा रहा था राब्ता। अब इसके बाद एक बड़ा जो कह सकते हैं हम इसको एक तरीके से कि इनकलाब पैदा हुआ, बहुत बड़ी तब्दीली आई, वो ये है सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाना। पहले सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सैटेलाइट के जरिए अब टेलीविजन को छोटे छोटे कस्बों के अंदर, छोटे छोटे गांवों में, मुल्क के कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया गया। हर जगह चैनल के कनेक्शन जाने लग गए। अमेरिका के सैटेलाइट टीवी प्रोग्राम की मदद से हिंदुस्तान के 6 रियासतों के तकरीबन 1000 देहात बेक वक्त टीवी की हदों में आ गए और गांव के चौपाल, दास्तानों, कहावतों और स्वांगों की दुनिया से निकलकर अचानक टेलीविजन की मुतहर्रिक तस्वीरों की दुनिया में दाखिल हो गई। अब जब गांव के अंदर टेलीविजन पहुंच गया है, टेलीविजन के कनेक्शन पहुंच गए हैं लोगों को पास, अब चैनल जा रहे हैं, चैनल के अंदर प्रोग्राम जा रहे हैं, तो अब जो स्वांग होते थे, नौटंकियां गांवों के अंदर होती थी, कठपुतली के खेल वगैरह होते थे, दास्तानें लोग सुनते थे अपने दिल बहलाने के लिए, अब वो खत्म हो गई चीजें। अब वो सारे के सारे टीवी की तरफ आ गए और टीवी बहुत ज्यादा मकबूल हो गया। हरकत करती हुई चीजें दिख रही हैं, चलती हुई चीजें वहां पर दिख रही हैं। ये सब कुछ तजुर्बाती तौर पर किया गया था, मगर यही कामयाब तजुर्बा आगे चलकर हिंदुस्तानी टेलीविजन की तारीख में संगे मील साबित हुआ। सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर ये चीजें की जा रही थी, समझने के लिए की जा रही थी, लेकिन ये समझने वाली चीजें भी बहुत हद तक हमारे टेलीविजन से जोड़ने के अंदर बड़ा काम कर रही थी। 15 अगस्त 1982 हिंदुस्तान टीवी की तारीख का एक अहम दिन तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उस दिन इनसेट 1 के जरिए पूरे मुल्क के नशरियात को एक लड़ी में पिरो दिया गया
और दिल्ली नेशनल प्रोग्राम का आगाज हुआ और पूरे मुल्क में बेक वक्त एक ही प्रोग्राम को देखे जाने की आसानी मुहैया हो गई। अब अभी तक हम अमेरिका के सैटेलाइट का यूज कर रहे थे, अब 1982 में हिंदुस्तान ने अपना सैटेलाइट काम में लिया, इनसेट 1। अब इस सैटेलाइट के जरिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान टीवी से जुड़ गया। अभी सिर्फ अमेरिका जो सैटेलाइट था उससे 6 रियासतें जुड़ी थी, 6 रियासतों के गांव जुड़े थे। अब इनसेट 1 से, इनसेट 1A से पूरे हिंदुस्तान की आवाम जुड़ गई है, पूरा देहात, कस्बे, बड़े शहर सब के सब टेलीविजन से जुड़ गए। और 15 अगस्त 1982 ईस्वी को कौमी नशरियात के आगाज के साथ इसलिए भी तारीखी अहमियत का हामिल है कि इसी दिन रंगीन नशरियात, कलर यानी कलर एनिमेशन का आगाज भी हुआ, कलर ट्रांसमिशन का आगाज भी इसी दिन हुआ है। उससे कबल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नशरियात ही मुमकिन थी। नशरियात का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है, ब्रॉडकास्ट करना। तो रिले हो रहा था उनका 1982, 15 अगस्त 1982 को हिंदुस्तान के इनसेट के जरिए सिग्नल दिए गए और इसी के साथ ही कलर सिग्नल भी दिए जाने शुरू हो गए। कलर टेलीविजन का हिंदुस्तान में आगाज हो गया। हालांकि इनसेट के जरिए पूरे मुल्क की नशरियात को एक बड़ी लड़ी में पिरोया जा चुका था, लेकिन कुछ बड़े शहरों को माइक्रोवेव के जरिए भी मुंसलिक किया गया। ये माइक्रोवेव ये भी एक तरीका था टेलीविजन को लोगों तक पहुंचाने का। अब इसका काम पोस्ट डिपार्टमेंट का था, पोस्ट ऑफिस वाले ये करते थे, टेलीग्राफ वाले ये करते थे, उस डिपार्टमेंट को इसका प्रोडक्शन दिया गया था। बड़े शहरों के अंदर कुछ जगहों के ऊपर इसका रिले हो रहा था, इसका टेलीकास्ट हो रहा था। इसकी वजह से एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक प्रोग्राम का तबादला मुमकिन हो सका। माइक्रोवेव का निज़ाम पोस्ट इंडिया टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की निगरानी में होता है, जो खुद ज़राए तरसील और अबलाग के एक अहम जरिया है। इसके जरिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के प्रोग्राम का आपस में तबादला किया जाता था। दिल्ली के अंदर कोई प्रोग्राम बना है और उसको बंबई से आपको रिले करना है, तो आप दिल्ली का प्रोग्राम बंबई से भी रिले कर सकते हैं, बंबई के सेंटर से भी उसका ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। पहले अलग अलग सेंटर हुआ करते थे और उन सेंटर से इन कार्यक्रमों का जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों का रिले होता था, इन प्रोग्रामों का ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी। नवंबर 1982 में एक और इनकलाबी तब्दीली एशियाई खेलों के बराह रास्त नशरिया से आई। एशियाई खेल आए नवंबर 1982 के अंदर। अब एशियाई खेल आ गए तो ये खेलों के ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है, पूरी दुनिया एशियाई खेलों को देखती है। अब कैसे देखें? रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखेंगे तो ऐसा होगा कि आज का प्रोग्राम कल दिखाया जाएगा। तो उस वक्त लाइव ब्रॉडकास्टिंग आई एशियाई खेलों के जरिए। आप अब प्रोग्राम को बराह रास्त सीधा देख सकते थे। लाइव ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटी अब यहां पर शुरू हो गई थी। तो इसको भी इनकलाब बताया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा तकनीक चाहिए थी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए थी और उस टेक्नोलॉजी के जरिए ही ये मुमकिन था। 19 नवंबर को नवी एशियाई खेल हिंदुस्तान में मुनक्किद किए गए और उनको बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिन्हें न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक भी बराह रास्त देखा जा सकता था। बाहर के लोग भी इस प्रोग्राम को बड़ी आसानी से लाइव देखते थे। तो ये लाइव वाला काम जो है ये भी बहुत बड़ा काम हो गया था, बहुत बड़ी तब्दीली टेलीविजन की दुनिया के अंदर हुई थी। कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन की दुनिया के अंदर ही बहुत बड़ी तब्दीली थी। अब तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक चैनल का इस्तेमाल होता था, मगर सितंबर 1984 में दिल्ली से दूसरे चैनल का आगाज किया गया। कुछ ही दिनों बाद दूसरे बड़े शहरों में भी दूसरा चैनल शुरू किया गया। सैटेलाइट के जरिए नशरियात की शुरुआत के बाद नीची जमरे के बहुत से चैनल शुरू हो गए, जिनके जरिए इस सिंफ की मकबूलियत तफरीह से बढ़कर जरूरत में शामिल हो गई है। शुरुआत में सिर्फ हुकूमत के चैनल हुआ करते थे। हुकूमत के चैनल एक हुआ करता था, उसके बाद दिल्ली वाला था, उसके बंबई वाला था, उसके बाद दिल्ली में शुरू कर दिया गया और कई शहरों में शुरू किया गया। लेकिन वो महदूद थे, कुछ खास प्रोग्राम ही वो दिखा पाते थे। लेकिन जब इनसेट काम करना शुरू कर दिया, इनसेट ने हमारा सैटेलाइट हमारा आ गया, तो हुकूमत के जरिए कुछ निजी चैनल भी वजूद में आए और निजी चैनलों ने अपने प्रोग्राम वहां पर दिखाने शुरू किए। तो निजी चैनलों के प्रोग्राम वो बहुत अच्छे किस्म के थे, बहुत उम्दा किस्म के थे। लोगों का टीवी की तरफ जुड़ाव और बढ़ गया। उन प्रोग्रामों के जरिए अब बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, जिसमें खबरें, फिल्में वगैरह शामिल थी। अब इस जरिए को मुकाबला आ रहा है कि एक नए चैलेंज का सामना करना है, जिसके लिए हिंदुस्तानी टेलीविजन को तकनीक और मवाद की दुनिया में मजीद कदम जमाने हैं। मवाद यानी मौजू, टॉपिक्स, जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो टॉपिक्स, वो चीजें किस तरह की होंगी, वो सामान किस तरह के होंगे, ये एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मुद्दा
हमारे हिंदुस्तानी टेलीविज़न चैनल्स के सामने मौजूद है। तो इससे मुकाबला करना पड़ेगा, नए तरह का मवाद, अच्छे किस्म का प्रोग्राम इनको लाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। गरज कि टेलीविज़न न सिर्फ मौजूदा दौर की इंसान की आदतों, रोज़मर्रा को बदल कर रख दिया है, बल्कि इंसानी ज़हन, सोच और आपसी ताल्लुकात को भी मुतासिर किया है। मौजूदा दौर में मास मीडिया के बगैर ज़िंदगी के बेशतर काम अधूरे हैं और अब मास मीडिया सिर्फ शौक नहीं, आज की ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर शे बन चुका है। और मास मीडिया का ही एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट, आप आज उससे अलग नहीं हो सकते। इंटरनेट भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। मोबाइल आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। टेलीविज़न तक का ही किस्सा यहाँ पर दिया गया है, आगे इसमें मोबाइल भी जुड़ा हुआ है। तो मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, मोबाइल के नुकसानात भी हैं। जिस तरह से टेलीविज़न के बारे में इसने बताया कि टेलीविज़न ने हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं, मोबाइल ने भी हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं। चाहे वो समाजी तौर पर देख लो, चाहे ज़ाती तौर पर देख लो, हमें हर तरह से मोबाइल से फ़ायदे हुए हैं। लेकिन फ़ायदों के साथ इनके नुकसानात भी हैं। टेलीविज़न के भी नुकसान हैं और मोबाइल के भी नुकसानात हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस्तेमाल इनका समझ के करेंगे, अपने ज़हन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें रहेंगी, वगरना ये हमें नुकसान पहुँचाएँगी। हर तरह से हमें नुकसान पहुँचाएँगी। हमारे ज़हनी तौर पे भी ज़हन ख़राब करेंगी हमारा, हमारा जिस्म भी ख़राब करेंगी और मुआशरे से हमारे ताल्लुकात भी मोबाइल और टेलीविज़न की वजह से ख़राब हो जाएँगे। तो अगर हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को नहीं सँभाला, तो ये चीज़ें बद से बदतर होती चली जाएँगी और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो मास मीडिया की अहमियत हमने यहाँ पर पढ़ी है सबक के अंदर। मास मीडिया ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर डाला है। ज़िंदगी के हर ज़मरे में मास मीडिया हमारा मौजूद है। दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम अच्छे और बुरे दोनों तरह से देख सकते हैं। वहाँ से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, चीज़ें समझने को मिल रही हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हर तरह की चीज़ें हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दुनिया भर की खबरें हम देख रहे हैं। इनसे हमारे नुकसानात भी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जान लेना भी ख़राब होता है। उतना ही हमें नॉलेज होनी चाहिए जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, जो दंगे फ़साद हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह बहुत ज़्यादा नॉलेज ही है, बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करना है। हम ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं। फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्से के अंदर हो जाते हैं और चीज़ों को इधर-उधर करने लग जाते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो मास मीडिया को उसके ज़रूरत के मुताबिक जैसी ज़रूरत हो हम वैसा ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि मास मीडिया क्या है, उसके ज़राए क्या-क्या हैं, किस तरीके से वो राब्ता करता है, किस्में क्या-क्या हैं और वो किस्में किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर मुतासिर करती हैं। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। इजाज़त दीजिए। अलविदा।